नमस्कार साथियों, आज हम लोग वंशानुक्रम के नियम देखें कि किसी भी प्राणी के जो लक्षण होते हैं उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इसको वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम के जनक फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेजर जॉन मेंडल हैं। तो इसके कुछ नियम हैं। वैसे आप देखेंगे कि किसी भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों जिम्मेदार होता है। 40% हेरिडिटी और 60% वातावरण। अगर देखा जाए तो जो वंशानुक्रमवादी हैं, हेरिडिटिज्म जो वैज्ञानिक हैं, वो ज़्यादा प्रभावित जो है वंशानुक्रम को कहते हैं। लेकिन जो पर्यावरणवादी हैं, वातावरणवादी हैं, वो कहते हैं कि जो है बच्चों के जो गुण होते हैं माता पिता से वह ट्रांसफ़र ना होकर के वातावरण से प्रभावित। जैसे वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे आप दे दीजिए और मैं उसको वातावरण में ढाल करके और उसको ऐसा परिवेश दे करके जो है किसी को बहुत विद्वान बना सकता हूँ, किसी को डकैत बना सकता हूँ, किसी को जो है वकील, किसी को डॉक्टर, किसी को मास्टर और किसी को फिलासफर। तो अलग अलग लोगों का मत है, लेकिन जनरली आता है क्वेश्चन कि जो वंशानुक्रम कितने % प्रभावित करता है। वंशानुक्रम का प्रभाव लगभग 40% और वातावरण का प्रभाव 60%। एक शब्द आता है वंशानुक्रम में प्राकृतिक, जिसको कहते हैं नेचर, और इसमें ये आता है वातावरण, जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट। अब देखें, कभी कभी नेचर के साथ, नेचर मीन्स प्राकृतिक होता है, जिसको जैविक भी कहते हैं और इसको अजैविक भी कहते हैं। और यही एक शब्द आता है नर्चर। तो नर्चर मीन्स होगा प्राकृतिक, जिसको वंशानुक्रम कहेंगे, और नर्चर मीन्स जो होगा वातावरण या अजैविक या इन्वायरमेंट। तो हम लोग जानेंगे कि जो लक्षण होते हैं संतानों में माता पिता से ट्रांसफ़र होकर के आते हैं, वो अलग अलग। शुरुआत में मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जो अपना मत दिया, सबसे पहले बीज कोष यानी वंशानुक्रम के बीज कोष की निरंतरता का नियम। एक बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो लक्षण होते हैं माता पिता के, वह बच्चों को जो जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह बीज कोष जो है यानी माता पिता का बीज कोष संतानों में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम के बीज कोष की निरंतरता का नियम, जैसे उनके माता पिता के जो बीज कोष हैं, जिनके द्वारा जैसे स्पर्म और ओवा के बाद जब एक तरीके से फर्टिलाइज्ड होता है, तो वह लक्षण यानी आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब उसके बाद सेल डिवीज़न होता है दोनों का, तो यानी 23 क्रोमोसोम्स इधर और 23 क्रोमोसोम्स उधर हो जाते हैं, जिसमें माता और पिता में यानी माता में XX क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और वैसे तो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स समयुग्मक होते हैं, लेकिन एक जोड़ी क्रोमोसोम्स जो होता है विषम युग्मक होता है। तो पिता में XY होते हैं और माता में XX होते हैं। तो कभी कभी आता है कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो पिता होता है, क्योंकि उसके पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। और आप जानते हैं कि जब XX होगा तो लड़की होगी और XY होगा तो लड़का होगा। तो इस तरीके से ये बीजमैन जी बताते हैं कि वंशानुक्रम के बीज कोष निरंतरता का नियम, जो बीज कोष होता है
वह बीज कोष उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होता है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया, बीएन झा वगैरह ने, और इस नियम को जो अमान्य कर दिया। दूसरा, वंशानुक्रम की समानता का नियम। इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम की समानता का नियम जो है सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक थे। ये इसमें बीजमैन इसको बताते हैं, पहले वाले को बीजमैन, और इसको सोरेंस ये बताते हैं कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो संतानों में जो है समान जाते हैं। मतलब कि जो बुद्धिमान माता पिता होंगे उनके बच्चे बुद्धिमान होंगे, जो मंद माता पिता के होंगे उनके बच्चे का भी दिमाग मंद होगा, जो साधारण होंगे उनके साधारण होंगे। तो इन्होंने कहा था वंशानुक्रम की समानता का नियम, लेकिन इसका भी बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको भी लोगों ने अमान्य कर दिया। फिर उसके बाद वंशानुक्रम की विभिन्नता का नियम। और वंशानुक्रम की विभिन्नता का नियम कि इन्होंने बताया कि जो माता पिता होते हैं उनके द्वारा जो लक्षण संतानों में जाते हैं ये जरूरी नहीं है कि वैसे ही हों, यानी भिन्न होंगे। यानी बुद्धिमान माता पिता के बच्चों के लक्षण मंद भी हो सकते हैं, मंद माता पिता के लक्षण बच्चों के बुद्धिमान भी हो सकते हैं। यानी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे मंद, साधारण माता पिता के बच्चे बुद्धिमान। तो इस तरीके से इसको वंशानुक्रम की विभिन्नता का नियम कहा गया। नाम से भी आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। विभिन्नता का नियम यानी वंशानुक्रम का मतलब वह लक्षण जो माता पिता के द्वारा उनके संतानों में स्थानांतरित होता है उसको वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, पैतृकता कहते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद वंशानुक्रम के प्रत्यागमन का नियम यह भी है कि वंशानुक्रम के प्रत्यागमन का नियम, इस नियम का भी उन्होंने बताया कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वह लक्षण बच्चों में उनके विपरीत हो जाते हैं। एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों गोरे ही हों, दोनों काले ही हों, दोनों चालाक ही हों। एक बहुत चालाक होगा तो एक मंद होगा। तो इस तरीके से प्रत्यागमन के नियम की बात होती है कि जिसमें ये समान नहीं होंगे, यानी विभिन्नता से ही है। स्पष्ट ये है कि ये भी प्रत्यागमन का नियम है। अब वंशानुक्रम के प्रत्यागमन, वंशानुक्रम के अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इन्होंने बताया कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं, जो अर्जित लक्षण होते हैं, एक तरीके से कहेंगे जो माता पिता के द्वारा उनके संतानों में जो लक्षण जाते हैं वह लक्षण उनके माता पिता से भिन्न होते हैं। इस तरीके से इस नियम के अनुसार जो माता पिता द्वारा अर्जित संतानों में लक्षण नहीं जाते हैं, लेकिन इसका एक तरीके से ये लैमार्क ने विरोध किया कि माता पिता के द्वारा अर्जित लक्षण ही उनको संतानों में जाते हैं। इनके लैमार्क नामक एक वैज्ञानिक थे, एक लैमार्क नामक वैज्ञानिक थे, लैमार्क नामक वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, और इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला था वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा था वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और दूसरा था वातावरण का सीधा प्रभाव अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। और फिर था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति।
इसके आधार पे इन्होंने बताया, लैमार्क ने बताया, जो विकास हुआ यानी वंशानुक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी संतान, उन्होंने कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा इनके कहने के अनुसार। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन अंगों का प्रयोग पहलवान करता है और उस अंग जो है उसके काफ़ी प्रभावशाली और मजबूत हो जाते हैं, और उसके बाद जो है जिनका प्रयोग वो नहीं करता है वह विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि इन्होंने जिराफ का प्रयोग किया, तो इन्होंने बताया कि जिराफ जो अफ्रीका के थे, तो अफ्रीका में घासें बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, तो जिराफ की जब घासें खाते थे जिराफ, तो उनकी गर्दन छोटी थी, नीचे झुक करके घासें खाते थे। और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे घासें जब समाप्त हुई, तो अब भोजन के लिए वह पेड़ों की तरफ झुकना शुरू किए, ऊपर उठना शुरू किए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जो जिराफ एक दिन पीढ़ी दर पीढ़ी उन पेड़ पौधों को पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना शुरू किए, तो धीरे धीरे उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई। तो उसी आधार पर उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति, जो लक्षण उनके अंदर आए और वही लक्षण जो है उनकी वंशानुगति, यानी उन्हीं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद वह लक्षण अस्थायी हो गए। तो इनकी पुस्तक है कि लैमार्क की पुस्तक का नाम फिलोसफिक जूलॉजिक, और इनके 3 नियम थे। और इसके बाद एक वैज्ञानिक थे डार्विन। क्या थे? डार्विन थे। ये भी वंशानुक्रम में इनका भी नाम आता है, और ये भी जीव के विकास के लिए कैसे विकास हुआ, इनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं सेलेक्शन, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन, जिसको प्राकृतिक चयन भी कहते हैं, इन्होंने भी 3 नियम दिया था। पहला नियम इनका था संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा था जीवन संघर्ष। तीसरा था प्राकृतिक चयन। इसको आप देख लें, इन्होंने भी अपना उदाहरण जिराफ पे ही लिया था, लेकिन इन्होंने बताया कि उपार्जित लक्षणों के अनुसार वंशानुगति नहीं होती है। इन्होंने कहा कि वातावरण में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। हर माँ बाप, हर जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास करता है कि मेरा वंश चले, और अधिक से अधिक जो है पैदा करता है बच्चों को, तो प्रचुर क्षमता होती। फिर उनके बाद उनके आवास के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके रहन सहन के लिए, यानी रोटी कपड़ा और मकान के लिए, समाज उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जीवन संघर्ष होता है। और जो जीव उसमें अपने आप को सर्वाइव कर लेता, अनुकूलित कर लेता, वही जीव सक्सेस होता है, और जो सर्वाइव नहीं कर पाता है वो नष्ट हो जाता है। इन्होंने ये बताया कि अफ्रीका के जंगलों में घासें भी थी और पेड़ भी थे, और लंबी गर्दन वाले भी जिराफ थे, और ऊंची गर्दन छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे। धीरे धीरे जब घासें समाप्त हुई, तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, और वो धीरे धीरे पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं पाए, और वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे नष्ट मतलब ख़त्म हो गए, मर गए। और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वह जो है जीवित रहे।
तो इस तरीके से ये प्राकृतिक चयन मतलब कि जीवन का विकास वंशानुगति जो है उस हिसाब से होती है कि संघर्ष होता है। जो लोग उस वातावरण में सर्वाइव कर लेते हैं वो लोग जीवित रहते हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती, जो इनके अंदर वो एक तरीके से वो अनुकूलन नहीं रहता है, अडाप्टेशन नहीं रहता, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इनके दो, एक आप इसी में देखेंगे, एक था नव उत्परिवर्तनवाद, एक तरीके से यानी नव डार्विनवाद भी उसको कहते हैं, जिसको ह्यूगो डुबरीज ने बताया। इन दोनों का खंडन किया उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से जीव का विकास नहीं होता है, वंशानुगति नहीं होती है। जीव का विकास अचानक होता है, जीन पे होता है। जैसे आप देखेंगे जो जीन हैं, डीएनए हैं, उसके आधार पे धीरे धीरे जो है वो उत्परिवर्तन हो जाता है, विकास हो जाता है। तो उसको वो अगले उत्परिवर्तनवाद वाले टॉपिक में हम पढ़ा देंगे, या आगे जैव विकास वाले टॉपिक में। यहाँ थोड़ा सा आ गया तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि लैमार्क के कौन कौन से नियम थे और इनकी पुस्तक क्या क्या नाम था, डार्विन की पुस्तक क्या क्या नाम था और कौन कौन से नियम थे, इसे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे है वंशानुक्रम के मेंडल का नियम। मेंडल को यानी हेरिडिटी ऑफ फादर ऑफ हेरिडिटी यानी जैव विकास के ये वंशानुक्रम का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मटर के दाने पे अपना प्रयोग किया था। और वो एक पादरी थे जोकोस्लाविया के, और मटर के दानों को इसलिए किया कि उन्होंने द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही पे नर अंग और मादा अंग दोनों होते हैं, और एक वर्षी भी होता है। तो इनके भी 3 नियम थे, मेंडल के 3 नियम थे। इन्होंने कहा कि वह लक्षण जो है जब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मूल लक्षणों की तरफ भागता है, जो लक्षण उनका मूल होता है वह लक्षण उनके पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देता है, और जो लक्षण जो है दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी होता है। तो इनके 3 नियम थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब इसके नियम के अनुसार इन्होंने बताया, जब पहली पीढ़ी में 2 विपरीत लक्षणों वाले जीव का संकरण कराया जाता है तो उसमें एक लक्षण जो है छिप जाता है जो अप्रभावी रहता है, और एक लक्षण दिखाई देता है जिसको प्रभावी कहते हैं। जैसे उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे का संक्रमण कराया तो पहली पीढ़ी में सभी मटर के पौधे लंबे हुए, जिसे प्रभावी कहा। और कुछ फिर उसके बाद पृथक्करण का नियम। अब चूँकि पहली में पीढ़ी में लंबे यानी एक लंबा था, ये टी था लंबा लंबा, और ये स्मॉल टी बौना बौना था, संक्रमण कराया तो ऐसे ऐसे पैदा हुए, तो टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी सभी लंबे हुए, लेकिन ये प्रभावी था, इसमें बौना दिखाई नहीं दिया, लंबा था, इसको प्रभावी कहा गया। लेकिन फिर जब ये संकर अभी पौधे हो गए, ये तो शुद्ध प्रजातियाँ थी लेकिन ये संकर प्रजाति थी। अब ये जो है इसमें जब उन्होंने दूसरी बार पृथक्करण वाले में जब ये क्रॉस कराया तो ये देखा इन्होंने पहली पीढ़ी में, जैसे ये इससे आप लेंगे, ये लेंगे और ये मान लीजिए इसको ले लिया तो ये हो गया टी, कैपिटल टी, फिर इसको ले लिया और ये स्मॉल टी को ले लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसे ले लिया आपने और ये कैपिटल टी को लिया तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी को ले लिया और ये स्मॉल टी को ले लिया तो ये स्मॉल टी। अब इन्होंने देखा दूसरी जनरेशन में, यानी एक तो लंबा पूर्ण लंबा हुआ इसमें कोई, लेकिन ये भी लंबे हुए लेकिन संकर प्रजाति हुई, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप के आधार पे देखा। और ये पूर्ण जो है बौना हुआ, पूर्ण बौना हुआ, ये संकर लंबे हुए और ये पूर्ण लंबा हुआ। तो अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो 3:2 का अनुपात होगा। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाएगा कि मतलब जीनोटाइप उनके जीन के आधार पे अगर उसका अनुपात देखा जाएगा तो 1
2:1। इसमें भी पूछता है कि बाह्य रूप से अगर देखा जाएगा तो ये 3 लंबे दिखाई देंगे, लेकिन अगर उनको जीनोटाइप मतलब जीन के आधार पे देखा जाएगा तो ये जीनोटाइप में हो जाएगा। जीनोटाइप का अनुपात है, और फिनोटाइप में देखेंगे तो 3:1। ये हो गया फिनोटाइप। तो इसे आप देख लें, ये वंशानुक्रम का नियम था। इसके बाद इसके सिद्धांत भी हैं। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।